मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव की। 7 सीट पर विधानसभा का उपचुनाव का वोटिंग पूरा हो चुका है और अब सबकी निगाहें 23 नवंबर पर टिकी हुई है कि रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। तब तक अपने अपने जोड़, बाकी गुना भाग, ये सब कुछ चलते रहेंगे और उस पान की थड़ी से लेकर के चाय की दुकान तक जीतने वालों में कईयों को मंत्री बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे, किसी को विधानसभा में ये सवाल उठाना और वो उठाना। हम ये भी एक लोकतंत्र का पर्व होता है। प्री टॉक्स इसी तरह की होती हैं रिजल्ट से पहले की, मजेदार होती हैं। सरकार प्रेशर डाल देते हैं, अगर नहीं जीते तो भजनलाल बदलवा देंगे, मदन राठौड़ को बदलवा देंगे, और कांग्रेस के पाले में चली गई सीटें तो डोटासरा को अगला मुख्यमंत्री बना देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो 3 सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुटे हुए हैं और पूरे इलेक्शन को बड़ी बारीकी से देखा। हमारे माध्यम से दर्शकों तक अपने व्यूज भी पहुंचाए। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। ओम जी, पूरा इलेक्शन कैंपेन को अगर हम देखें और अगर बात करें तो एक तो मैं वोटिंग परसेंटेज की ओर जरूर मैं गौर करना चाहूंगा। जहां दौसा को लेकर के उत्साह नजर आता था कि वहां बम्पर वोटिंग होनी चाहिए, 5 बजे तक का रिकॉर्ड या वैसे भी बनने का इतना लगता नहीं है, सबसे कम वोटिंग रही है। तो क्या माना जाए इसे? देखिए योगेश जी, मैं समझता हूँ कि ये जातियों के जो समीकरण बने हुए हैं हमारे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी उसके अंदर, उसमें दौसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, क्योंकि 3 जो महत्वपूर्ण जातियां हैं उनका सिलसिला देख उनका गठजोड़ कैसे बनेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने तो अपने संबंधों का ख्याल रख के अपने आप को परे रखा है। मेरा ख्याल है तो परसेंटेज आप कह रहे हैं कि स्लो रहा या कम रहा, उसका कारण यही है तो सबके प्रिय हैं, दोनों तरफ प्रिय थे वो सब जो भी इनके उम्मीदवार हैं। अब उसमें किसको तो चुना जाए और किसको ना चुना जाए, और एक तरफ भिक्षामदेही चल रहा था तो दूसरी तरफ कुछ और चल रहा था। उस समय का दृश्य जब देखा लोगों ने कहा क्या किया जाए, बड़ा धर्म संकट आ गया। तो वो एक दृश्य है। तो दरअसल ये जो 7 तो अगर हम देखें हर सीट पे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण था। किरोड़ीलाल मीणा का इस तरह का जलवा, इस तरह के रूप धारण करना, ये अपेक्षित था? आपने बहुत लंबे समय से देखा है। किरोड़ीलाल जी का तो मुझे वो संन्यास आश्रम बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि वो जो बाबा बन के और जो जा रहे हैं, मैं कहता हूँ अभी तक तो आप रण में रहिए, आप अभी बाबा मत बनिए। बाबा तो भैरव सिंह बन गए, भैरव सिंह जी बन चुके हैं, अब आप क्यों बन रहे हैं? लेकिन वो ऐसा ही कुछ का सिलसिला बना है। पहले टंकियों से लोगों को उतारा, उनको राजी किया, उनका राजीनामा करवाया, तो सारा उनका अपना एक अलग किस्म का राजनीति का सिलसिला जो करते हैं और उसी के माध्यम से वो लोकप्रिय भी हैं। अब ऐसे में उन्होंने जब अपने भाई का सिलसिला बताया तो दूसरों को लगा कि ये कैसे किया जाए, भाई को दें या जो दूसरा खड़ा है उसके साथ में संबंध है। ये बड़ा रोचक टसल है, तो इसमें ज्यादा मार्जिन वाला सिलसिला नहीं होगा, लेकिन टसल बड़ी रोचक है। ये चेहरों के अपने जो स्वरूप हैं ये भी अपने आप में बड़ा कमाल है। अब देखिए हमारे हनुमान बेनीवाल हैं, वो अपनी पत्नी को लेके परेशान हो रहे हैं, उनको लगा दिया दांव पर, सब चारों तरफ घूम रहे हैं गाँव, उनसे वोट मांगते रहे। अब उनका क्या परसेंटेज रहा पता नहीं। उसी तरीके से जो छोड़ के गए आरएलपी और जो उधर से लड़ रहे हैं तो उनका एक अलग ही सिलसिला है। और जो तीसरे जो खामखा जो अपनी सिर्फ क्या कहते हैं नाक के सवाल के साथ में बैठे हुए हैं, जिनका पार्टी का ताल्लुक जरूर है, वो एक अलग ही तरीके से। तो ये 7 सीटें एक तरफ बाप पार्टी है जो अपने वजूद का वो दिखाना चाहती है कि अगर वो जीते और उनकी मार्जिन अगर बढ़ी तो इसका मतलब है कि ये पार्टी जो है अपने आप में दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए एक मुकाबले का सबब बन जाएगी। ये मुकाबला करने के लिए तीसरी पार्टी जो ट्राइबल्स की खड़ी हो गई। तो ये चीजें देखने में जरूर लगा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सब आपने सिर्फ दो साक्षात्कार देखे, एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी का और एक तरफ सचिन पायलट का, जिनके साथ में जी रामगढ़ और खींवसर में अच्छी वोटिंग कही जा सकती है। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करें तो सबसे कम वोटिंग दौसा में मानी जा रही है। देवली उनियारा में भी चले उससे ज्यादा है, लेकिन सबसे कम वोटिंग कही जा सकती है दौसा में। और सबसे ज्यादा वोटिंग क्योंकि जहां से माना भी जा रहा था कि रामगढ़ और खींवसर। अब ये वोट किसके पक्ष में पड़ रहे हैं ये कहना बहुत मुश्किल हो गया। तो 23 तारीख को ही
पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल कयास के आधार पर और वैसे ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुकाबला काफी रोचक कहा जाएगा। और जी मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि आप भी पूछ रहे थे कि खींवसर का वोटिंग कैसे रही। वोटिंग बहुत अच्छी रही है वहां, और रामगढ़ मुझे लगता है कि सर्वाधिक वोटिंग काउंट की जा सकती है, और सबसे कम दौसा में, और दौसा से थोड़ा ऊपर देवली उनियारा, उससे थोड़ा ऊपर झुंझुनू कही जा सकती है। तो ये वोटिंग का सिलसिला रहेगा। लेकिन इस इलेक्शन में एक बात चीज में, जैसे आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने पत्नी को चुनाव लड़ाया, 3 सियासी घरानों की साख पर भी बड़ा, इसमें किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई को उतारा, पूरी मेहनत की है। ओला परिवार से तीसरी पीढ़ी के अमित ओला, उन्हें चुनाव लड़ाया है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया है। चलिए जुबैर खान का बेटा लड़ा, या सलूम्बर से अमृत मीना जी की पत्नी लड़ी, वो एक मायने नहीं रखता इतना कि हार जीत जो भी होगी, पहला इलेक्शन है उनका, लेकिन इन पे असर पड़ सकता है क्योंकि साख दाव पे। ओम जी। जी हाँ बिल्कुल, ये तो निश्चित रूप से है। ये घरानों का या तो दबदबा बढ़ेगा, या दबदबा, या इन चुनाव के माध्यम से आने वाले चुनाव में इनकी हैसियत पता लग जाएगी, तो उसके बाद में वो सिलसिला नहीं रहेगा। अगर इस बार अगर इन्होंने जैसा मुकाबला करने का सिलसिला किया है, अगर वो हो गया, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इनकी बार्गेन वैसे की वैसी स्थापित हो जाएगी। अन्यथा ये आखिरी मौका था जो आप विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ बता सकते थे कि आपका वजूद क्या है, झुंझुनू में क्या है, खींवसर में क्या है, ना दूसरी जगह बाकी क्या है। तो और आप अपनी पार्टी का वजूद बताने के लिए बाप का जो अपना सिलसिला है, वो भी पता लग जाएगा कि उनका इतनी विरोध के बाद में भी उनकी हैसियत अब क्या है। इससे नई पार्टी का पता लगेगा, लोगों की अपनी जो व्यक्तित्व शख्सियत है उनका कितना, उन चेहरों का कितना रोब डोब है, वो भी मालूम पड़ जाएगा। जी राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी तो मीडिया रिपोर्ट्स में और कई जगह चर्चाएं सिर्फ यही थी कि भजन लाल और मदन राठौड़ भाजपा से, कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा या दूसरे लोगों का, चाहे सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत। लेकिन इस इलेक्शन में बड़ी रोचक बात है, 3 सीट ऐसी हैं जहां पे सियासी परिवार जो है उनकी साख दाव पे, वो चाहे ओला परिवार हो या फिर हनुमान बेनीवाल का परिवार हो या फिर किरोड़ीलाल मीणा का। 3 तो ये, दूसरा बीएपी का भी अपने एक साख का पता लगेगा कि 11 महीने पहले 69,000 से अधिक मतों से राजकुमार रोज जीते थे। अब उनकी क्या स्थिति रह सकती है, क्योंकि उन्हें घेरने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वहां पे लोग कहते हैं कि बाजी भी मार सकते हैं, और सलूम्बर में भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तो ये साख की ये इलेक्शन चले ना, देखे सरकार की सेहत पे ज्यादा असर पड़ने वाला, ना विपक्ष की सेहत पर, लेकिन हाँ साख पे असर जरूर डाल सकता है इसका परिणाम। हाँ योगेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। आपके यहाँ से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, बार बार कॉल क्यों पता नहीं कैसे आ रहा है, लेकिन चलिए आप का वो जो मोबाइल है उसे रोटेट करिए, क्योंकि वो डायरेक्शन उसका बदल जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उसको रोटेट करिए। रोटेट नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि जो मैं राजीव जी से सवाल कर रहा था, उसी सवाल पे मैं लौटूंगा। भी वो आ रहे हैं, अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये माना जा सकता है कि ना सत्ता पे असर पड़ेगा ना विपक्ष पे असर पड़ेगा, हाँ लेकिन साख पे जरूर असर पड़ेगा। अगर कहीं 19-20 रहता है तो उनके अपने जो विरोधी हैं हर जगह पे मिलते हैं, उनके निशाने पे आएंगे कि चलिए नेता बनने गए थे और क्या किया। कुछ ऐसे हैं जैसे भी संकेत ओम जी ने भी दिया कि इनकी साख पे असर आ सकता है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। और हाँ जीत गए तो निश्चित रूप से उनका दबदबा कायम रहेगा। देखिए जीत होती है और हार होती है। एक ओर से जीते चाहे आप 70,000 से जीते, कोई मायने नहीं रखता। कुछ दिन के लिए कहने के लिए, उत्साहित होने के लिए कह सकते हैं आप कि देखिए हमारे नेता इतने वोट से जीत के आए हैं, हम इतने वोट से जीत करके आए हैं। सदन में आप आते हैं तो कुछ दिन के लिए आप लोगों की नजर में आते हैं कि अच्छा इतने वोट से जीत के आए, लेकिन उसके बाद में सब चीजें ये होती हैं कि 70 से जीतने वाला भी उसी क्यू में बैठता है, 1 से जीतने वाला भी उसी क्यू में बैठता है। वहां आपकी परफॉर्मेंस काम आती है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि आप जीत के आते हैं
तो आपका एक अलग तरह की एक जो छवि कार्यकर्ता के बीच रहती है, आपके क्षेत्र में होती है, उस पर जरूर व्यापक असर पड़ता है कि देखिए चारों तरफ से घेर लिया गया था लेकिन जीत करके आए। तो मैं राजीव जी, मेरा जो सवाल था आपके पास में आना चाहूंगा, सियासी परिवारों के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि सत्ता और विपक्ष, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 7 सीट से। ना भजन लाल की सरकार गिर सकती, ना विपक्ष के 4 चांद लगने वाले। हाँ, लेकिन 7 पे जरूर असर आ सकता है। देखिए जी, ये सही बात है कि सरकार और विपक्ष की जो सेहत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन नतीजों से कुछ नेताओं की जो प्रतिष्ठा है उस पर जरूर असर पड़ेगा। जैसे आपने राजनीतिक परिवारों का जिक्र किया, तो उन राजनीतिक परिवारों का, जहाँ ओला परिवार है, किरोड़ी लाल जी का परिवार है, या हनुमान बेनीवाल का परिवार है, तो एक ये राजनीतिक परिवार के रूप में एक ये स्थापित हो गए हैं राजनीति में। ये हमेशा हर चुनाव में इनके परिवार के लोग भी लड़ते हैं, या अलग अलग सीटों पे जो भी इनका एक अपना दबदबा रहता है, अपनी पुश्तैनी सीटों कह सकते हैं। तो ये पुश्तैनी जो एक शब्द है वो इसमें आजकल आने, मतलब उपयोग में ले सकते हैं हम लोग। तो ये निश्चित तौर पे जो उनकी पुश्तैनी सीट है या उनकी जो परिवार की राजनीति है उसकी प्रतिष्ठा इन उपचुनावों में जुड़ी हुई है, तो ये उससे भी जुड़ा हुआ है। साथ में नेताओं की भी एक कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा है। जो दलीय स्थिति है विधानसभा की, उस पर कहीं सेहत पे किसी भी दल पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ नेताओं की, जैसे बीजेपी में देख लें तो जो मुख्यमंत्री हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, यदि उनके अनुकूल नतीजे रहते हैं भाजपा के तो उनका कहीं बूस्ट अप होगा। इसी तरीके से कांग्रेस में यदि नतीजे अच्छे होते हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया गोविंद सिंह डोटासरा, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद तो वो राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हैं कि अभी ये असर, यदि ये विपरीत नतीजे आए कांग्रेस के दिए, प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा पे असर पड़ेगा, उनका जो भविष्य की राजनीति है उस पर कहीं जो उनके ही दल में विरोधी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको घेरेंगे, या जो भी चीजें होती है राजनीति में। तो आने वाला समय क्या होता है ये कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता कि कब क्या परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियों पर निर्भर रहती है राजनीति। तो उस हिसाब से उपचुनाव के नतीजे जो मैं देख रहा हूँ अपने उससे, कि ये निश्चित तौर पे कुछ नेताओं के का भविष्य जरूर तय करेंगे, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। तो सत्ता पक्ष में जैसे अभी नए अध्यक्ष बने मदन राठौड़, तो उनके नेतृत्व में पहली बार ये इतना बड़ा, ये 7 चुनाव एक साथ हुए। राजस्थान के इतिहास में उपचुनाव 7 पहली बार हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे। शायद अभी तक 30-35 साल में तो मैंने तो नहीं देखा कि एक साथ 7 उपचुनाव हुए हों। 3 या 4 तक भी हुए हैं, लेकिन 7 तो बहुत बड़ी संख्या है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों का जो पिछले विधानसभा चुनाव से हम तुलना करें, जो विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, उसके बाद एक लिटमस टेस्ट टाइप की ये उपचुनाव के रूप में देखा जा सकता है कि इसके नतीजे एक व्यापक असर जरूर डालेंगे आने वाली राजनीति पे, और वो भी नेताओं की राजनीति पे। राजनीतिक दलों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, नेताओं की राजनीति पे निश्चित तौर पे कोई ना कोई असर पड़ेगा। जी योगेंद्र, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों बड़े दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इस चुनाव के परिणाम का बीएपी और आरएलपी पर जरूर असर देखा जाएगा। अगर बीएपी वापस से जीतती है सीट और सलूंबर सीट पे मुकाबले में रहती है तो निश्चित रूप से बीएपी के दबदबे की चर्चा जरूर होगी, जो राजनीतिक पंडित है उनके जुबान पर। इसी तरह से आरएलपी अगर इस सीट को कायम रखती है तो कहा जाएगा कि चाहे कितना ही घेरने की कोशिश करो, आरएलपी का जादू खींसर में हनुमान बेनीवाल का जादू कायम है। और अगर आरएलपी हार जाती है वहां पे तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल के कद पर असर पड़ेगा। सांसद रहेंगे, उसको कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनका कोई पार्टी में विरोध नहीं है, लेकिन वहां जरूर उन्हीं के तैयार किए हुए रेवंत राम डांगा जो हैं वो मजबूती के साथ में वहां पे। खैर रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन मैं जो चर्चा 7 पे क्या असर पड़ सकता है, मैं श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, क्या लगता है आपको, पार्टियों और कुछ राजनीतिक परिवार भी हैं जिनकी सेहत पर असर डाल सकता है ये चुनाव, चाहे ओला परिवार हो या किरोड़ीलाल मीणा परिवार हो या हनुमान बेनीवाल का परिवार हो, या पार्टी की बात करें तो बीएपी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की सेहत पर बहुत ज्यादा कुछ क्रिटिसिज्म हो सकता है या वाहवाही हो सकती है, लेकिन विधानसभा में विपक्ष से कुछ मजबूत हो जाएगा मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता। या कांग्रेस या बीजेपी की सीटें आ जाएंगी तो मुख्यमंत्री बहुत मजबूत हो जाएंगे, उनके पास भी संख्या बल की कोई कमी नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, ये चुनाव बहुत सारे परिवारों की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है।
उनकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी या बिखर जाएगी। निश्चित तौर पर देखिएगा, राजनीतिक पार्टियां तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ने के बाद उसका क्या माहौल का असर आएगा उसके ऊपर ये परिणाम घोषित करेगा कि बाप पार्टी से आपने समझौता पहले किया था, उन्होंने माना नहीं, इस बार आपने समझौता नहीं किया, आपने उनके खिलाफ खड़े हो गए। या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव जिस प्रकार से हो रहा है कि वो पहले तो मिलकर के बीजेपी के साथ लड़े थे, कांग्रेस के साथ लड़े थे, अब अकेले लड़ रहे हैं। इससे पहले भी निर्दलीय जीत चुके हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य कई नेताओं का तो दांव पे लगा हुआ है। जैसे हनुमान बेनीवाल अगर जीतता है तो फिर वर्चस्व कायम रखेगा कि मेरा वर्चस्व कायम है, और आगे उत्साहित होकर के जब जिला परिषद और शहरी निकाय के चुनाव होंगे इसमें सीधा तौर पे असर आएगा। अभी तक तो आपको लग रहा है कि भाई कोई बहुत ज्यादा जीत हार का, क्योंकि सरकार तो कोई बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है। अगर 2 सीट बढ़ भी गई तो क्या हो जाएगा। अभी उनके पास जिस प्रकार से 114 है तो 116 117 हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। या कांग्रेस के पास आज 65 है तो 2 बढ़ गई या 3 बढ़ गई, जो भी होगा। लेकिन जिस प्रकार से बाप पार्टी की भी 3 है और 1 बढ़ जाएगी तो 4 हो जाएगी, बाप पार्टी के ऊपर जीता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल का तो अस्तित्व इस चुनाव से बहुत अत्यधिक प्रभावित भी है। और जिस प्रकार से आपने देखा, बहुत से नेताओं ने कहा कि मैं मूंछ और सिर मुंडवा लूंगा, उनके लिए संकट पैदा होगा अगर उनकी पार्टी हार जाती है तो एक बड़ा अलग तरह की, कोई घघरी खोल रहा था, कोई क्या कह रहा था, कोई कह रहा था कि कत्लेआम हो जाएगा। इससे ये सब चीजें जो चीज सामने देखने को मिली, उससे निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि चुनाव बहुत सारे राजनीतिक फैसले भी करा के देगा। देखिए, मदन जी तो ये कह के बच जाएंगे मैं तो नया हूं, तो मेरे से तो अभी कुछ संभला नहीं, और दोनों प्रभारी गायब है। फेलियर होगा अगर मदन जी ऐसे कहेंगे तो। अरे भाई, वो कहेंगे मैं तो अभी आया ही था, मेरे से अनुसार तो संगठन बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैं करता क्या, मैं तो चुनाव लड़ने में बिजी हो गया। कुछ पता है, सरकार का कामकाज को लेकर के निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर सीधा आक्षेप आएगा। लोकसभा में तो आप बच गए थे कह करके भाई कोई बात नहीं, लेकिन अब आप क्या कहोगे, आप तो आपके पास सब कुछ था, सारी चीजें थी, तो निश्चित रूप से सरकार बच इसलिए जाएगी क्योंकि एक तो जीत ही जाएगी, और एक और जीत गई, 1+1 भी हो गई तो सरकार कहेगी हमने तो ठीक ठाक किया, हमारे पास तो खोने को क्या है। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर जो परिवार है, करोड़ीलाल मीणा चुनाव हार जाते हैं तो उनका अस्तित्व हमेशा के लिए किस तरह से होगा ये तो आपको पता है कि क्या स्थिति बनेगी। अभी तो बहुत कुछ करने की स्थिति में आ रहे हैं, बहुत से बोलने की स्थिति में आ रहे हैं, बोल नहीं पाएंगे। और उसके बाद विजेंद्र ओला परिवार जो देखिएगा हमेशा कहता आया था हमारे बिना तो जीत नहीं सकते, हमने तो मुसलमानों का भी साथ दिया था, हाकम अली को मैंने टिकट दिलाया था, बहुत सारी चीजें जो खुल करके, और राजेंद्र गुड़ा जो अस्तित्व में कितना कर पाएंगे वो मतों के आधार पर, नरेश मीणा भी मतों के आधार पर आने वाले भविष्य में कहेंगे हम अस्तित्व रखते हैं इस प्रदेश में, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद। तो ये सब चीजें प्रदेश में बहुत सारा संदेश देने के लिए ये चुनाव होगा। जिला परिषद और जब शहरी निकाय के चुनाव होंगे उसमें इस चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी को प्रभावित करेगा, और निर्दलीय जो खड़े हुए हैं और अगर जीत जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गेन होने वाला है, ये बात सही है। और बाप पार्टी तो कुछ जिलों में सीमित है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, इधर आए नहीं। उधर नरेश मीणा को भले ही समर्थन दे दिया, लेकिन वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ उधर 5 जिलों में सीमित है, वो आना ही नहीं चाहते। तो इसलिए वहां पर 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बाप पार्टी 84 जीत लेती है और सलूम्बर में भारी नुकसान पहुंचा देती है तो भी देखिएगा नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को ज्यादा होने वाला है, बीजेपी को कम होने वाला है। बीजेपी तो मैं देखता हूँ सलूम्बर में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जाकर के खाना खा करके बहुत सारी चीजें देख करके कुछ आए होंगे, और जिस प्रकार से वीडियो आ रहे हैं और जो कुछ आ रहा है बहुत चौंकाने वाली चीजें आ रही है ये चुनाव। और मैं जिस प्रकार से आप कह रहे थे, राजीव जी कह रहे थे कि डोडासरा मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है नहीं, अगर ये बनाना चाहते तो अच्छी बात है डोडासरा निश्चित रूप से, लेकिन डोडासरा मुख्यमंत्री की दौड़ में कभी रहे नहीं ना। अभी कहाँ से मुख्यमंत्री का फैसला अभी कहाँ से होने वाला है। अभी तो ये है कि उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा उसका परिणाम पार्टी को पक्ष में जाएगा विपक्ष में जाएगा, इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी जब पार्टी हारेगी तो, और जीतेगी तो फिर उनके वाहवाही हो जाएगी, हाँ ठीक ठाक काम किया। दोनों प्रभारी और वसुंधरा जी गायब रहे, सीपी जोशी गायब रहे, जो स्टार प्रचारक थे वो चुनाव से क्यों दूर हो गए मुझे नहीं समझ में आता। मेवाड़ की राजनीति में क्या सीपी जोशी का अस्तित्व समाप्त हो गया? सीपी जोशी गए चुनाव प्रचार में जाके, वो सीपी जोशी नहीं, कांग्रेस की सीपी जोशी की बात कर रहा हूँ, जो कि स्टार प्रचारक थे।
मैं तो उन सीपी जोशी की तो काउंट ही 40 दूसरे वाले, वो स्टार प्रचारक बनाए थे, जो वसुंधरा जी शामिल थी, राधा मोहन अग्रवाल भी शामिल थे, वो नहीं गए, क्यों नहीं गए? और फिर राधा मोहन अग्रवाल तो ये भी कहते हुए नजर आए, मेरी तो कोई चर्चा ही नहीं करता, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ कहीं। अरे प्रभारी यदि ये सब चीजें कह रहा है तो प्रभारी कितना कमजोर है ये तो साफ नजर आता है। और शुभेंद्र रंधावा पहले तो आए थे, उसके बाद चुनाव हुए, पता ही नहीं, कहा गायब भी हो गए, कहाँ हो गया, बीमार है क्या है, मुझे नहीं पता स्थितियां क्या इस तरह की। सचिन पायलट भी सीमित दायरे में रहे, वो गए ही नहीं, जहां हार रही है पार्टी वहां तो जाने का नाम ही नहीं लिया। ना देखिए भंवर जितेंद्र ने नाम लिया, ना टीकाराम जूली ने नाम लिया, केवल देखिए कौन जा गोविंद सिंह डोटासरा एक बार घूम करके आए। पार्टी में एकता का सूत्र बंद पाना इस बार दिखा, एकता नहीं है। ये वॉर रूम जैसे क्या बना है, वॉर रूम में तो क्या होती है, लड़ाई होती है, तो कांग्रेस ने वॉर रूम स्थापित करने के बाद वॉर बहुत ज्यादा हो रही है, एकता और समन्वय की कमी जो उजागर हुई है। इसको क्या बनाना चाहिए, संगम स्थल? भाई देखिए पहले नियंत्रण कक्ष बनता था, समन्वय कक्ष बनता था, और कुछ भी नाम दे दो, ये वॉर रूम कहां से आ गया? जब से वॉर हुई, वॉर ही हो रही है, कांग्रेस जीत नहीं रही। आपके सुझाव से पार्टी के नेताओं को अवगत जरूर करा पाऊंगा मैं कि ये आपने खुद भी एनालिसिस करी है कि जिस दिन से आपने वॉर रूम स्थापित किया है उससे वॉर ही हो रही है, इंटरनल वॉर चल रहा है तुम लोगों के बीच में, इसे दूर करिए। मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि बीजेपी ने पहली बाजी तो इसे मानूंगा मैं कि डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, बागियों को सबको बैठा दिया, बड़ा मैसेज था ये, लेकिन चलिए बैठा तो दिया, अंदर खाने क्या था, कुछ रिपोर्ट्स हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है या जो कार्यकर्ता है, उसका अगर मन है तो फिर स्पष्ट रूप से कोई शंका का सिलसिला नहीं है। और मदन जी का व्यवहार कुछ ऐसा है अपनी पार्टी के साथ में, जैसे अपने परिवार को देख रहा है, उनके साथ में कोई हीनता का भाव पैदा नहीं होता किसी को भी, बड़े खुल करके लोग बात करते हैं। ये बात दूसरे नेताओं के साथ में नहीं। अगर वसुंधरा जी होती तो पूरी कमान 7 सीटों पर अपना कमान लेकर के चलती और वो अलग किस्म का दृश्य होता। मदन जी ने जब जो जहां के स्थानीय नेता हैं उनको सबको शामिल किया है और उन्हीं के साथ में सारी चर्चा की है। ठीक इसी तरह बस डोटासरा जो है वो भी हर जगह गए हैं जहाँ ठुमके लगाने की जरूरत पड़े तो ठुमके भी लगाए हैं, वो भी लोगों के बीच में अपना आपको उसी तरीके से घुला मिला रहे थे। और लेकिन ये जो महत्वपूर्ण मैं जो समझ रहा हूँ कि 2 लोगों का खुल करके सामने आने का असर जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता। अगर वसुंधरा जी होती तो दृश्य कुछ और होता। परिवारों के माध्यम से जो लोग अपने को स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं या बनाए रखना चाहते हैं वो इस तरीके से नहीं होते। और दूसरे, अगर सचिन पायलट डोसा वाले उसमें बहुत खुल करके अगर आ गए होते तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे लग रहा है कि भिक्षाम देवी जो बोले हैं हमारे करोड़ीलाल मीणा, वो इसीलिए बोले कि सचिन पायलट 2-1 बार उधर गए और उन्होंने सब घूमा है तो वो कॉम्बिनेशन बदलने का सिलसिला सा नजर आता है। तो ये कहना बड़ा प्रभावी। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लगता है, 2 बातें मैं पूछना चाहूंगा आपसे। एक तो अशोक गहलोत का वो डायलॉग रहा था राजस्थान दौसा में कि दिल्ली तक चर्चा है कि मैच फिक्स है, पायलट गए, सभाएं की, भीड़ मैंने काफी देखी उसमें। उसके बाद भिक्षाम देवी वाला सिलसिला चला किरोड़ीलाल मीणा जी का। क्या लगता है ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ हैं? क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों ही तरफ भीतरी घात का खतरा काफी रहा है। ये भीतरी घात का खतरा निश्चित रूप से रहा ही होगा, दौसा में भी, देवरी उनियारा में भी, और जो रामगढ़ की सीट वहां भी। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वही दौसा की सीट पे टिकट को लेके ये माना जाता है, पहले से भी माना जाता है कि मुरारी लाल और किरोड़ी लाल दोनों मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत का आपने जिक्र किया, जो उन्होंने ये किया, तो उन्होंने इस चीज को कहीं दबाने की कोशिश की, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजनीति है। अब वो मुरारी लाल मीणा किसके समर्थक है, ये आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो सचिन पायलट के समर्थक है। अब आप इसमें एक चीज देखिए, जो कांग्रेस 3 सीटें हैं, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा, इन तीनों से जो सांसद बने हैं वो खुले तौर पे सचिन पायलट के कट्टर समर्थक है। जो मानेसर कांड हुआ, जब बगावत हुई, ये तीनों जो अब सांसद हैं, तीनों विधायकों ने सचिन पायलट कैंप में रहकर बगावत की उस समय। तो हम इशारे समझ सकते हैं बड़े नेताओं की कि किसके लिए कहा जा रहा है, किसको मतलब कहाँ डैमेज करना है। तो वो मुरारी लाल मीणा, किरोड़ी लाल मिले हुए हैं,
ये चीज हवा में फैली हुई कई मिले हुए हैं, तो वे एक समाज विशेष उसके एक जगह पड़ जाए, वो कहीं इशारा है। इसी तरीके से दिल्ली वाली सीट पे जहाँ के सांसद बने हरीश मीणा, वो भी कट्टर समर्थक सचिन पायलट के, और जो जेत रोला है वो भी रावत के साथ मानेसर में गेम किया था पायलट, उसमें शामिल थे। तीनों जो सांसद बने हैं, दूसरा गुट ये चाहेगा कि तीनों चीजों पे कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी। मैं सीधी भाषा में कहती हूँ, जिससे क्या है कि वो सचिन पायलट गुट को कहीं ना कहीं कमजोर ये साबित करने। जी बिल्कुल। श्याम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि पूरे इलेक्शन में सब कुछ ठीक था, डैमेज कंट्रोल था या डैमेज बरकरार था? डैमेज कंट्रोल होता तो फिर आज वाली स्थिति देखने को मिलती, क्या थप्पड़ पड़ सकता था क्या? जिस तरह से नरेश मीणा जैसा आदमी थप्पड़ मार दे और चौधरी के मारे हो, तो राजनीतिक तौर पे संदेश देने का काम उसने कर लिया। अब जीते नहीं हारे वो तो अलग बात है, लेकिन वो आज जिस तरह की घटना घटी, या हनुमान बेनीवाल एसपी को डांट रहा था, कह रहा था कि ये तो एजेंट है, तो जिस तरह की स्थितियां, जिस प्रकार का विश्वास जो पहले कायम हुआ करता था, आज तो बिखर गया सारा का सारा। और वो लोगों ने बिखेरा जो कि ना तो सरकार के थे ना किसी के थे, वो तो अपने थे, वो अपना अस्तित्व को बताना चाहते थे, वो बता के चले जाएंगे। अब निश्चित रूप से देखिए, जुबैर परिवार जीतेगा तो कायम रहेगा, नहीं तो जुबैर परिवार खत्म हो जाएगा, फिर वो कोई पूछने वाला रहेगा नहीं। विजेंद्र रोला के तो देखिए हारेगा जीतेगा तो पिता तो सांसद है। अब हरीश मीणा देखिएगा वो भी सांसद है, लेकिन उनका जो प्रतिनिधि अगर चुनाव हार जाएगा, जो कि बीजेपी से छीन करके लेके आए, बहुत सारे बीजेपी से छीनने वाले जीतते हैं या कांग्रेस से छीनने वाले या बागी जीतते हैं। इस बार कार्यकर्ता कम जीतेगा, बागी ज्यादा जीतेगा, विद्रोहियों को अस्तित्व कायम रहेगा नहीं रहेगा, ये एक अलग तरह का चुनाव संदेश देने का काम। श्याम जी, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि इलेक्शन से कई चीजें सामने आएंगी निकल करके। जब परिणाम पे हम चर्चा कर रहे होंगे 23 नवंबर को, तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे वास्तव में गौर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।